नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तजा। ऑपरेशन सिंदूर की सारी बारीकियों से आप वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के उन 3 घंटों के बारे में बताने वाले हैं जब पूरा पाकिस्तान सकते में था, पूरा पॉलिसी पैरालिसिस था। आसिम मुनीर एक बंकर में जाकर छुप गए थे, शहबाज शरीफ का कोई अता पता नहीं था, कोई मिनिस्टर जवाबदेह नहीं था और फौज का जो अपर ब्रास है उसको पता नहीं था कि हमें करना क्या है। वो ऐसे 3 घंटे थे जब पाकिस्तान में पूरी तरह से पॉलिसी पैरालिसिस था। फैसला लेने वाला कोई भी शख्स नहीं बचा था क्योंकि हर किसी को अपनी जान की फिक्र थी। ये वो 3 घंटे हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर का खौफ पाकिस्तान के हर बाशिंदे के दिल में बिठा दिया। मुर्तजा, ये 3 घंटे हुआ क्या था इन 3 घंटों में? देखिए, 3 घंटे पाकिस्तान की सेंट्रल कमांड, नॉर्दर्न कमांड और सदर्न कमांड जो उसकी एयरफोर्स की है, वो आपस में ही जब बात कर रहे थे तो उनको ये नहीं पता चल रहा था कि अगला हमला उन किस कमांड के बेस पे होने वाला है। पाकिस्तान में 3 कमांड है और इसके तहत 40 बेस आते हैं और भारत ने इनमें से 11 पर अटैक किया है। ये डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। और 3 घंटे जो है पाकिस्तान के ऐसे ऐसे बेस पे हमला किया गया है जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन एयरबेस माने जाते हैं और उनके सबसे ज्यादा खतरनाक जहाज वहां पर तैनात हैं। देखिए, पाकिस्तान की एयर पावर जो है वो एक तरह से समझ लीजिए उसकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि फौज की जब बात होगी, थल सेना की बात होगी, तो उसमें तो पाकिस्तान इंडिया का, भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। और नेवी तो उनकी सिर्फ नाम की है, नेवी एज सच कुछ है नहीं। वो आपने देख भी लिया होगा कि हमारे जो आईएनएस विक्रांत था वो कराची के पास मौजूद था और जो चाहे किया जा सकता था, लेकिन फिर भी हमने रेस्टोरेंट रखा। अब एयरफोर्स बेसिस की बात करते हैं। एयरफोर्स बेसिस मैं आपको पहले दिखाता हूं कि जो पाकिस्तान के मेन एयरफोर्स बेसिस हैं वो कौन कौन से। मुर्तजा, ये बताइए, रफीकी बेस जो है वो झांग में, क्यों इंपॉर्टेंट था वो? देखिए, ये JF-17 का अड्डा है और साथ में मिराज 5 का अड्डा है। ये पंजाब को बचाने के लिए एक बड़ा रोल अदा करता है और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है मिराज 5। मिराज 5 पाकिस्तान का वो फाइटर जेट है जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एयरबेस हमेशा से भारत के टारगेट पर था, है और आगे भी रहेगा। था, है और रहेगा। अब आपको दूसरी बेस दिखाते हैं। जो दूसरी एयर बेस थी वो थी रहीम यार खान बेस। ये भी पंजाब में है, ये इंडिया से काफी करीब है, 100 किलोमीटर की दूरी हाँ, पर। राजस्थान बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रोन भी रहता है हमेशा भारत से अटैक के लिए। और बहावलपुर जहाँ पर जैश ए मोहम्मद का अड्डा था और उस पर भारत ने बमबारी की, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बहावलपुर एक तरह से ट्रेनिंग फैक्ट्री है पाकिस्तान की, समझ लीजिए पाकिस्तान के पंजाब में ट्रेनिंग फैक्ट्री है जहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगला आपको दिखाता हूं मैं एयरबेस। जो अगली एयरबेस थी मुरीद बेस, ये चकवाल पंजाब में है और यहां पर वो टर्किश ड्रोन्स जमा किए हुए थे पाकिस्तान ने, जिससे बाद में इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की गई। मुरीद बेस पे देखिए, ना सिर्फ तुर्की के ड्रोन है बल्कि चीन से लिए गए ड्रोन भी हैं। CH-4 और विंगलुंग जो इनके ड्रोन हैं, साथ में अकिंची ड्रोन जो है तुर्की से लिया गया है और TB2 ड्रोन जो यूक्रेन में भी जिसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये जगह बताई जाती है कि ऐसे ड्रोन का बेस है और पाकिस्तान का ये बेस जब शुरुआत में हमला किया गया भारत के ऊपर, जम्मू के ऊपर, उसी के बाद से ये बेस जो है भारत के टारगेट पे आ गया। ये मुरीद जो है, मुरीद बेस, ये चकवाल में था पंजाब में। अगला बेस जो है वो आपको दिखाता हूं। देखिए, ये आप समझिए कि ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा। अब नूर खान बेस जो है रावलपिंडी में, ये आप समझ लीजिए सबसे अहम बेस था और यहाँ पर जो हमला था उसकी जो वीडियोस हैं वो सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पे। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों ने भी देखी होंगी, हम सब ने ही देखी कि कितना बड़ा क्रेटर बन गया था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा यहाँ पर हमला हुआ है। नूर खान बेस के बारे में कहा जाता है कि वो नर्व लाइन है पाकिस्तानी एयरफोर्स की। देखिए, ये पाकिस्तान रावलपिंडी में नूर खान बेस है और यहां पर अटैक का मतलब है कि आसिफ मुनीर सेफ नहीं है और तभी ये खबर आई कि 2 घंटे तक वो बंकर में रहे। आज जो एयर मार्शल अवधेश कुमार हैं, उन्होंने भी ये बताया कि जो नूर खान बेस जो है वो एक बड़ा निर्णायक हमला था जिससे पाकिस्तान को मैसेज गया कि भारत जो है वो पाकिस्तान के किसी भी बेस पर हमला कर सकता है और चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे पाकिस्तान की बाकी मिलिट्री लीडरशिप हो, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ये लीडरशिप के ऊपर हमला था। उसके बाद भोलरी बेस जो सक्कर में है, सिंध में, वो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के F-16 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं। जो उनकी जो पावर है, एयर पावर, उसका सबसे अहम रोल जो है वो ये F-16 अमेरिकन बेस्ड F-16 है। देखिए, ये जो भोलरी एयर बेस है, ये
ज़्यादा पुराना नहीं है। मेरे ख्याल से ये 20 या 22 साल पुराना ये बेस है। और यहाँ से जब फाइटर स्क्वाड्रन पाकिस्तान पहले ऑपरेट नहीं करता था, बाद में इसने ऑपरेट करना शुरू किया। और साथ में जब साब 2000 जो एक एक अवाक्स विमान है वो पाकिस्तान ने लिया, उसे यहाँ पे बेस किया हुआ है। और जब भारत के हमलों को ट्रैक करना था तब इसी बेस का इस्तेमाल करके यहाँ से साब 2000 जो विमान है उसको लॉन्च किया जा रहा था, और ताकि वो भारत में हवाई गतिविधियों पर नजर रखें। और उसके बाद नंबर आया चुनिया बेस का। चुनिया बेस लाहौर पंजाब में है। ये मिराज यहाँ पर मौजूद है, अमेरिकन मिराज। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जैसे हमने देखा कि झांग में रफीकी बेस है, वैसे चुनिया बेस जो है ये भी वही ताकत रखता है पाकिस्तान में जो रफीकी एयर बेस है। हाँ। और ये इस बेस पर भी अटैक हुआ है और यहाँ पर रडार सिस्टम भी उड़ाया गया है। यहाँ पर रडार सिस्टम उड़ा दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और ये कहा भी जो हमारे अभी डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बात कही गई कि टोटल एयर डोमिनेशन था हमारा, जो टोटल एयर डोमिनेशन था और इसी की वजह से हम लोग इतनी सक्सेसफुली ये सब कर पाए। अब मैं बात कर रहा हूँ मुसाफ एयरबेस की जो सरगोदा में है। यहाँ पर F-16 के 2 स्क्वाड्रन रहते हैं हमेशा, और इसीलिए यहाँ का जो हमला था वो इम्पोर्टेंट था। देखिए, पाकिस्तान में मुसाफ एयरबेस जो है वो वहां का किला है एयरफोर्स का। सेंट्रल कमांड पाकिस्तान की एयरफोर्स की है, वहां का ये मुख्य बेस है। 1965 और 71 में जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की आधी फ्लीट, मतलब आधे फाइटर जेट जो हैं वो मुसाफ में लाकर तैनात कर दिए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि बाकी जगह तो ये सुरक्षित नहीं होंगे, तो हम इसे मुसाफ में रखें। हाँ, यहाँ पे रखते हैं। हाँ। और ये वो जगह है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं ये। हाँ। ये मुसाफ एयरबेस है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए हमने जैसे कहा था कि 3 तरह से आप बांट सकते हैं। एक उनका नॉर्दर्न कमांड है, एक सेंट्रल कमांड है, एक सदर्न कमांड है जिसमें कराची वगैरह होता है। सेंट्रल कमांड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रावलपिंडी भी है, और रावलपिंडी नर्व सेंटर है पाकिस्तान का। जितना भी टॉप ब्रास है फौज का वो रावलपिंडी में बैठता है। तो ये तो बात हो गई मुसाफ एयरबेस की। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एयरबेस है जैकोबाबाद का। बिल्कुल, जैकोबाबाद का जो एयरबेस है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए अहम रहा है क्योंकि वहां से जब अमेरिका ने वो बेस लिया था और वहां से वो ड्रोन ऑपरेशन कर रहा था अफगानिस्तान के लिए, तो मुसाफ के साथ जो है वो जैकोबाबाद, ये 2 एयरबेस हैं जो पाकिस्तान के सबसे अहम, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अहम बेस माने जाते हैं। अब मुसाफ में एयरबेस में एक चीज और है कि पाकिस्तान की यहाँ पे 2 F-16 की स्क्वाड्रन है, एक J-17 है, मिराज की एक है, F-7। मतलब कि आप सोच लीजिए कि 5 स्क्वाड्रन यानी करीब करीब 100 फाइटर जेट पाकिस्तान एक के। स्क्वाड्रन में कितना होता है? 20 12 ईमानों से एक स्क्वाड्रन बनती है, लेकिन आमतौर पे 18 ईमान की एक स्क्वाड्रन एक देश में होती है। ठीक ठाक भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, कुछ का रिपेयर वगैरह भी चलता है। तो आप देख लीजिए कि 100 पाकिस्तान के 100 ईमान एक बेस पे हैं। वो यहाँ पर है, इस सेंटर पोजीशन में मौजूद है। सरगोदा के जो एयरबेस है मुसाफ एयरबेस, वहां पर करीबन 100 एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान की एयरफोर्स की में है ही करीब 350 जहाज, और उसमें से 100 जहाज एक बेस पर हैं, तो समझ लिए पाकिस्तान की 1/3 तो ताकत है एयरफोर्स की वो एक बेस पर तैनात की गई है। हाँ, तो उस पर हमला किया गया। अब बात करते हैं ये शहबाज एयरबेस जो है जैकोबाबाद की, ये क्यों अहम था? देखिए, जैकोबाबाद से मैंने आपको पहले बताया कि जैकोबाद पे अमेरिका ने यहाँ से ही ड्रोन ऑपरेशन किए थे अफगानिस्तान में, और जितने भी ड्रोन ऑपरेशन होते थे वो यहीं से टेक ऑफ करते थे ड्रोन। और तो इसलिए ये कई सालों तक बहुत ही सीक्रेट अड्डा रहा, और राजस्थान बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर पे है, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो इसलिए इंडिया ने जब यहाँ पे अटैक किया तो स्टैंड ऑफ वेपन जो है, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मोस है, उसका इस्तेमाल किया होगा। ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं। और या फिर जो लॉन्ग रेंज के जो कामिकाजे ड्रोन है जैसे कि हेरोप, उनका भी इस्तेमाल किया। वेपन डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में हमें ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह की जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। वी आर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ वॉर, जैसा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हो गई, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हो गया है। तो जो ऑपरेशनल बारीकियां हैं उसके बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चीज जो बहुत कमेंडेबल है और जिसके बारे में हर कोई समझ रहा है वो ये है कि ब्रह्मोस इज द गेम चेंजर। ब्रह्मोस ने बड़ा काम किया है। देखिए, ब्रह्मोस का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है, मैं कहता हूं चीन के पास भी नहीं है। और ये ऐसी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, बिल्कुल चीन के पास भी नहीं है, जबकि चीन अपने आप को इस वक्त एक पावर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है अमेरिका के बराबर।
30 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच में, और आज भारत के पास इसे दागने के लिए तीनों प्लेटफॉर्म है। मतलब कि आपके पास लैंड बेस्ड जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है, आपके पास एयर है, सुखोई से दागी जाती है, और नेवी के बहुत से शिप्स हैं जिसपे अभी वो एक स्टैंडर्ड बन गया है कि अगर आपका एक ऑफेंसिव शिप है तो उसमें ब्रह्मोस होगी ही। तो ब्रह्मोस इस जो मौजूदा अभी जो अटैक हुआ है उसे लेकर जो ब्रह्मोस ने किया है, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था इसे कैसे काउंटर किया जाए। तो ब्रह्मोस का जो डोमिनेशन था उसकी वजह से पाकिस्तान का कोई भी इलाका सेफ नहीं था, और इसीलिए उन 3 घंटों की मैं बात बार बार कर रहा हूं। आसिम मुनीर 2 घंटे तक एक बंकर में छुपे रहे क्योंकि उनको डर था कि कहां से मिसाइल आके लगेगी और मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए सबसे सेफ उन्होंने समझा कि भाड़ में जाए पूरा पाकिस्तान, मैं तो अपने आप को बचाऊं, एक बंकर में घुस गए। देखिए ब्रह्मोस को लेकर बात बताता हूं आपको। अभी शुरुआत की इसकी रेंज थी 290 किलोमीटर, मौजूदा रेंज है 450 किलोमीटर है, लेकिन इसकी जो 800 किलोमीटर रेंज वाली जो वर्जन है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और उसका टेस्ट भी प्रोसेस में है। तो 800 किलोमीटर यानी कि पाकिस्तान का कोई भी एयरबेस, कोई भी अड्डा, कोयटा कोई तक, भी इलाका सेफ नहीं, इंच तक पाकिस्तान वो ब्रह्मोस की रेंज में ही होगा। हाँ, अच्छा, ये तो बात हो गई ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि डिफेंसिव कैपेबिलिटीज जो हैं हमारी, जो हमारा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम था, उसने जो काम किया वो कमाल था। और शायद इसी वजह से एयर मार्शल ने, वो जो डीजीएमओ साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही, क्रिकेट की एनालॉजी दी, क्योंकि विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमसन डिडंट गेट यू देन लिली मस्ट। हाँ, मतलब आप अगर बराक से बच जाते हैं तो आकाश से नहीं बचेंगे, आकाश से बच जाते हैं तो L-70 गन या फिर जो दूसरे जरिए हैं आप उनसे नहीं बचेंगे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आकाश अपना काम कर देगा। अगर उस छोटी रेंज में आप पहुंच गए, आकाश नहीं काम करेगा तो बराक अपना काम करेगा। बराक 8 की रेंज बहुत ज्यादा है, 70 से 150 किलोमीटर। तो कहीं पे भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ साथ ये जो मल्टी लेयर, जैसा हमने इजराइल के अंदर देखा था, वो डोम के, आयरन डोम की बात करते हैं, ये तो हमारा सुदर्शन चक्र हो गया। बिल्कुल। अब बात है कि इसके बाद क्या है, इसके बाद S-400 है। हाँ। लेकिन वो बड़े मिसाइल या बड़े टारगेट्स के लिए है, फाइटर जेट्स के लिए है। हाँ। वो छोटे मोटे ड्रोन के लिए नहीं है। छोटे ड्रोन के लिए मैं कहूंगा कि आकाश जैसा सिस्टम भी नहीं है। हाँ। ये हम पुराने जो मिसाइल सिस्टम है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 मिसाइल का नाम लिया है। हाँ। एक है पेचोरा मिसाइल और एक है ओसा AKM। अब ये दोनों मिसाइल सिस्टम 60 के दशक के हैं। अब सोचिए 60 के दशक का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान की नए जनरेशन का जो अटैक है उसको काउंटर कर रहा है। पुरानी चीजों से भी अपना काम चला। ये मिसाइल ऐसी है जो कई जगह जो है रिटायर कर दी गई है। अब मैं सिर्फ आपको पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं उसके बारे में एक छोटा सा वो बता देते हैं। F-16 है उनके पास। F-16 तो काफी पुराना हो चुका है, 85 के करीब जहाज है मेरे ख्याल से। अब और कम ही बचे होंगे। हाँ। क्योंकि 2019 में गिर गया था। हाँ। और हम ये अंदाजा मतलब कि इस बात की जो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी उनको काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो एक तो F-16 हो गया, उसके अलावा F-16 के को ये जो मेन स्टे है एयरफोर्स का वो JF-17 है, जो नया वर्जन है, चाइना से लिया गया है। हाँ। JF-17 4.5 है, 4.5 नहीं, ये अभी चौथी जनरेशन का है, लेकिन इसका जो ब्लॉक 3 है उसमें ऐसा रडार की होने की बात की जा रही है। 4.5 की बात की जाती है, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ हैं जो आपको 4.5 जनरेशन के लिए चाहिए। हाँ। आप उसमें कुछ जो सेमी स्टेल्थ उसकी फीचर्स हैं वो उसमें नहीं है। ठीक है, तो F-16 पुराना है, ये अभी 4th जनरेशन है JF-17। उसके बाद J-10 को जो मैंने पढ़ा वो ये था कि ये मिग की कॉपी है, चाइनीज कॉपी। ये मिग की कॉपी नहीं, ये इजराइल का एक जहाज था जो हाँ। बनाने चाह रहा था, उसका नाम था लवी। अब लवी जहाज को जब बनाना चाह रहा था तब ये था कि अमेरिका के दबाव में इजराइल ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया क्योंकि उनके F-16 इजराइल को सप्लाई किए जाते थे। हाँ। और तब लवी का जो ब्लूप्रिंट था वो किसी तरह चाइना पहुंच गया, चाहे वो बेचा गया हो, चाहे वो दूसरे कवर तरीके से बना हो गया। तब उस डिजाइन पे J-10 तैयार हुआ था। तो F-16 हो गया, JF-17 हो गया, J-10 हो गया। उसके बाद जो 2 मिराज हैं, एक मिराज 3 है और एक मिराज 5 है, ये भी पुराने एयरक्राफ्ट्स हैं।
मिराज 5 और मिराज 3 सन 60 के दशक के जहाज हैं। बहुत पुराने जहाज, लेकिन मिराज 3 भी और मिराज 5, क्योंकि ये अब ऑलमोस्ट एक स्पेंट फोर्स है। मुझे नहीं लगता कि बहुत नहीं, ज्यादा ये इफेक्टिव बहुत है। ही स्पेंट फोर्स तो नहीं है, लेकिन ये बहुत मजबूत जहाज इसलिए है क्योंकि इसको रोज 3 एक लेवल है अपग्रेडेशन का, उससे इसको अपग्रेड किया गया है। और ये दोनों जहाज अब भी जो है न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और जहाज है F7 जो चाइनीज कॉपी है MiG-21 की। MiG-21 इंडिया रिटायर कर चुका है ऑलमोस्ट, और ये जहाज अब भी पाकिस्तान की सेना में है। लेकिन इस जहाज से आप ये समझिए कि पाकिस्तान की एक तरह से बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, ज्यादा कुछ नहीं सिर्फ है। नंबर बढ़ाने के लिए। ये सारा दिखाने का आपको मकसद ये था कि हमने दिखा दिया कि पाकिस्तान के पास जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं उनका असर क्या रहा है, वो आपको पता चल गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर की जैसे जैसे डिटेल सामने आ रही हैं, वैसे वैसे उस डिटेल से पता चल रहा है कि कितना ज्यादा इंडिया का डोमिनेशन था। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये डोमिनेशन भी बढ़ता जाएगा। ये सुपरियॉरिटी, एयर सुपरियॉरिटी हो या लैंड सुपरियॉरिटी हो, ये बढ़ती चली जाएगी। देखिए, ऑपरेशन तो ऑन है, ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है। और आज जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि भाई हम अगले ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, अगले मिशन के लिए तैयार हैं। तो इसमें यह समझा जाता है कि भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई है एयरफोर्स के डोमेन में, वो किसी तरह भी मैच पाकिस्तान नहीं कर पाया है। और आगे जरूरत पड़ेगी तो इसी तरह हमले किए जाएंगे। तो जो सीज फायर हुआ है पाकिस्तान के हक में, मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगा पाकिस्तानियों को, अगर जनरल आसिम मुनीर सुन रहे हैं और समझ सकते हो, तो ये कि आपने जितना होना था वो हो गया। अब आप कंट्रोल में रहिए, इस सीज फायर को पालन करिए, इस सीज फायर का। वरना जो आपकी बेसिस हैं उनकी हालत क्या है वो देख लीजिए एक बार, और जो हमारी पावर है वो आप समझ ही चुके होंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली बार।